दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त केवल पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं वर्ल्ड इनसाइट। वर्ल्ड इनसाइट में एनसीईआरटी फॉर ऑल्स की इस सीरीज़ में हम आज दूसरा लेक्चर करने जा रहे हैं, जिसमें हम बात कर रहे हैं पृथ्वी की उत्पत्ति की। तो भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांतों के अंतर्गत कल हमने पहले वाली क्लास में हमने देखा ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन, और आज की क्लास में हम देख रहे हैं कि ओरिजिन ऑफ अर्थ, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, क्या हुई, पृथ्वी किसका हिस्सा है, सौरमंडल किसका हिस्सा है, आकाशगंगा क्या है, ब्रह्मांड क्या है, इन सब बातों के ऊपर हम विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। सो लेट्स बिगिन विथ, हम लोग बात करते हैं ब्रह्मांड की। ब्रह्मांड क्या है? व्हाट इज यूनिवर्स? असंख्य आकाशगंगाओं के समूह को ब्रह्मांड कहते हैं। सो देयर आर सो मैनी जो मिल्की वेज हैं, तो बहुत सारे मिल्की वेज का, असंख्य मिल्की वेज का जो समूह होता है, जो क्लस्टर होता है, उसी को बोलते हैं यूनिवर्स। तो ब्रह्मांड में 10 की पावर 11 आकाशगंगाएं हैं। तो 10 10 को अगर हम 11 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो इतनी आकाशगंगाएं लगभग हमारे ब्रह्मांड में उपस्थित हैं। और ब्रह्मांड की खोज करने वाले जो सर्वप्रथम वैज्ञानिक थे वो थे एडविन पॉवेल हबल। तो हबल ने सबसे पहले ब्रह्मांड की खोज की। इसके बाद हम बात करते हैं आकाशगंगा की। व्हाट इज गैलेक्सी? अब गैलेक्सी क्या होती है? गैलेक्सी होती है असंख्य तारों के समूह को, उसको गैलेक्सी बोलते हैं, जो गुरुत्वाकर्षण के द्वारा क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। कौन? वो सारे असंख्य तारे जो किसी भी गैलेक्सी का हिस्सा होते हैं। तो आकाशगंगाओं को उनके आकार के आधार पर 3 वर्गों में रखते हैं। एक होती है अंडाकार एलिप्टिकल गैलेक्सी जिसको बोलते हैं, एक होती है सर्पिल स्पाइरल गैलेक्सी जिसे बोलते हैं, और एक होती है अनियमित या अनशेप्ड गैलेक्सी जिसको बोलते हैं। तो एक गैलेक्सी में भी लगभग 10 की पावर 11 तारे मौजूद होते हैं। 10 इंटू 10 इंटू 10 अगर हम 11 टाइम करेंगे तो इतने तारे एक आकाशगंगा में देखने को मिलते हैं। अब आकाशगंगा के प्रकारों की अगर हम बात करें तो आकाशगंगा के 3 प्रकार जो मैं आपको पहले बात कर चुका हूँ, एलिप्टिकल, स्पाइरल और अनशेप्ड। तो जो एलिप्टिकल गैलेक्सी होती है इसमें पुराने तारे होते हैं, और पुराना तारा क्या होता है, उसमें हीलियम की मात्रा अधिक होती है। तो ये इस तरीके से जो कंडीशन दिखती है, दीज आर द एलिप्टिकल गैलेक्सी। उसके बाद होते हैं स्पाइरल गैलेक्सी। इसमें पुराने तारे भी होते हैं और नए तारे। नए तारे का मतलब है जिसमें हाइड्रोजन अभी भी बची हुई है, हाइड्रोजन की अधिकता है, वो है नया तारा, और जिसमें हीलियम की अधिकता है वो है पुराना तारा। ठीक है। तो जो सर्पिल गैलेक्सी जो होती है उसमें क्या होते हैं, पुराने और नए तारे मिक्सअप होते हैं। सेम जो अनशेप्ड गैलेक्सी है उसमें भी कंडीशन ऐसी होती है, नए और पुराने तारे देखने को हमको मिलते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं तारे की। अब तारा क्या होता है? तारा वह खगोलीय पिंड होता है जिसका अपना स्वयं का प्रकाश होता है। इसको हम बोलते हैं तारा, कि वह एक ऐसा खगोलीय पिंड है जिसका अपना स्वयं का क्या होता है, प्रकाश होता है। जबकि ग्रह क्या होता है? ग्रह वह खगोलीय पिंड होता है जो किसी तारे के प्रकाश से चमकता है। ग्रह का अपना कोई भी प्रकाश नहीं होता। किसी दूसरे, जैसे पृथ्वी एक ग्रह है, बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये सब क्या हैं? ग्रह हैं। तो ये किसके प्रकाश से चमक रहे होते हैं? सूर्य के प्रकाश से चमक रहे होते हैं, सन के प्रकाश से चमक रहे होते हैं। तो कोई भी तारा चमकता क्यों है? क्योंकि तारे में होते हैं हाइड्रोजन। ठीक है, तारे में होता है हाइड्रोजन। जब हाइड्रोजन के 2 अणु आपस में मिलते हैं तो ये करते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। तो नाभिकीय संलयन की क्रिया करते हैं। तो नाभिकीय संलयन की क्रिया में क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है, तारे बहुत जब आपस में वहाँ पे हाइड्रोजन के अणु मिलते हैं तो वो न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या करते हैं, हीलियम का निर्माण करते हैं, और असंख्य मात्रा में, अनंत मात्रा में एनर्जी को लगातार क्या करते हैं, एमिट करते हैं। तो इसकी वजह से, न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से कोई भी तारा चमकता है। किसी भी तारे में जो प्रकाश आता है वो आता है न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से।
अब हम बात कर रहे हैं सोलर सिस्टम की। सोलर सिस्टम क्या है भैया? सूर्य सौरमंडल का प्रधान होता है, ठीक है। इसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह हैं, उपग्रह हैं, क्षुद्र ग्रह हैं, धूमकेतु हैं, उल्का पिंड हैं और भी आकाशीय पिंड जो हैं, इन सब से मिलकर जो बना हुआ है दैट नोन एज सोलर सिस्टम। इसी को हम क्या कहते हैं? सौरमंडल कहते हैं। तो सोलर प्रणाली या सोलर सिस्टम की सबसे पहले बात करने वाला विद्वान था कौन? कोपरनिकस। तो कोपरनिकस ने सबसे पहली बार सोलर सिस्टम के ऊपर बात की। तो सोलर सिस्टम में सन है और उसमें फिर 8 जो डिफरेंट क्या हैं? ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं। इसी में बहुत सारे उपग्रह हैं, इसी में बहुत सारे धूमकेतु हैं, इसी में बहुत सारे उल्का पिंड हैं। तो देयर आर सो मैनी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स, सो मैनी थिंग्स, उनसे ही क्या बना हुआ है? हमारा सोलर सिस्टम बना हुआ है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं ग्रहों की। तो ग्रह क्या होते हैं? वह खगोलीय पिंड होते हैं जो एक अंडाकार पथ में एक तारे के चारों ओर क्या हो रहे होते हैं? घूम रहे होते हैं। पथ कैसा है? अंडाकार है, ठीक है। किसी अंडाकार पथ में जब वो किसी, यहाँ कोई तारा है, इस तारे के क्या लगा रहे हैं? चक्कर लगा रहे होते हैं, उनको हम बोलते हैं ग्रह। और इनका अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, ये किसी तारे के प्रकाश से चमकते हैं। तो हमारे सोलर सिस्टम में टोटल 8 ग्रह हैं, जिसमें 4 ग्रह जिनको आंतरिक ग्रह या इनर प्लैनेट या इन्हीं को टेरेस्ट्रियल प्लैनेट भी बोलते हैं, और 4 ऐसे ग्रह हैं जो बाह्य ग्रह हैं, जिनको आउटर प्लैनेट या जोबियन प्लैनेट भी बोलते हैं। अब टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कौन कौन से हैं? मरकरी है, वीनस है, अर्थ एंड मार्स है। ये 4 कौन से हैं? इन्हीं को बोलते हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। टेरेस्ट्रियल का मतलब क्या है? पार्थिव, जो पृथ्वी के समान दिखते हैं। साइज में क्या होते हैं? छोटे होते हैं, लेकिन इनका घनत्व तो क्या होता है? अधिक होता है, डेंस अधिक होते हैं। क्लोज टू द सन होते हैं, सूरज के पास होते हैं, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं? ये आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। फ्यूअर, इनके कम उपग्रह होते हैं और एटमॉस्फेयर भी क्या होता है? इनका कम होता है, ठीक है। अगर हम बात करें जोबियन प्लैनेट की, जिनको हम आउटर प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं या बाह्य ग्रहों के नाम में, उसमें कौन कौन से हैं? जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है, नेपच्यून है। तो ये गैस के बादल होते हैं, बहुत बड़े से विशालकाय गैस के बादल होते हैं, सूरज से बहुत दूर होते हैं, इनके बहुत सारे मून होते हैं और इनका एटमॉस्फेयर भी क्या होता है? बहुत ज़्यादा मात्रा में एटमॉस्फेयर इनमें देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति। पृथ्वी की उत्पत्ति को समझने से पहले हम ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं, सोलर सिस्टम की बात कर रहे हैं, हम आकाशगंगाओं गैलेक्सीज की बात कर रहे हैं। यह सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पृथ्वी इन सब का पार्ट है। पृथ्वी अपने आप में कुछ भी नहीं है, या कोई सोलर सिस्टम या कोई गैलेक्सी अपने आप में कुछ भी नहीं है। वो सब किसके पार्ट हैं? ब्रह्मांड के, यूनिवर्स के पार्ट हैं। तो इसलिए हम इन सब बातों का अध्ययन कर रहे हैं। तो यूनिवर्स पर जो सबसे महत्वपूर्ण विचार रखे वो रखे जॉर्ज लेमेत्रे ने 1927 में। इससे पहले एडविन हबल ने जो 1920 में काम किया, उसी काम को जॉर्ज लेमेत्रे ने 1927 में आगे पहुंचाया। 1980 में एलन गुथ ने इन्फ्लेशनरी थ्योरी दी, जिसको स्फटिकीकरण सिद्धांत बोलते हैं, और सर हरमन बॉन्डी, थॉमस गोल्ड और सर फ्रेड हॉयल ने 1948 में स्टेडी स्टेट थ्योरी दी, स्थिर अवस्था सिद्धांत दिया ब्रह्मांड का। और 1922 में फ्राइडमैन ने थ्योरी दिया था दोलन सिद्धांत। तो ये थी ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों की एक झलक। अब हम बात कर रहे हैं पृथ्वी की उत्पत्ति की। आखिर पृथ्वी की उत्पत्ति कहाँ से हुई, कैसे हुई, किस तरीके से हमारी पृथ्वी का वर्तमान अस्तित्व सामने में आया, इन सब बातों का अध्ययन करने के लिए हम समझ रहे हैं पृथ्वी की उत्पत्ति। अन्य ग्रहों की तरह ही पृथ्वी की उत्पत्ति भी कितने, आज से लगभग 4.6 अरब वर्ष पूर्व मानी जाती है। और पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंध में वैज्ञानिकों, दार्शनिकों ने अनेक तरीके की परिकल्पनाएं दी। उनके हाइपोथेटिकल थे, वो लोग बात कर रहे थे कि किस तरीके से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। तो इस दौरान 2 अलग अलग तरीके की विचारधाराएं या
परिकल्पनाएं सामने आई। एक आई मोनिस्टिक हाइपोथेसिस और एक आई ड्यूअलिस्टिक हाइपोथेसिस। मोनिस्टिक हाइपोथेसिस क्या थी, इसको समझते हैं। मोनिस्टिक हाइपोथेसिस जिसको अद्वैतवादी भी संकल्पना बोलते हैं, तो यह एक ऐसी संकल्पना है जिसमें यह माना जाता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति मात्र एक तारे से हुई है। इसी को ही बोलते हैं पेरेंटल हाइपोथेसिस भी कहा जाता है। किसको? मोनिस्टिक हाइपोथेसिस इज ऑल्सो नोन एज पेरेंटल हाइपोथेसिस। इस विचारधारा के समर्थकों का मानना क्या था कि पृथ्वी की उत्पत्ति मात्र एक तारे से हुई है। और सबसे पहले इस दिशा में, मोनिस्टिक हाइपोथेसिस की दिशा में काम करने वाले विद्वान थे कास्ते द बफन। इन्होंने 1749 में सबसे पहली बार मोनिस्टिक हाइपोथेसिस के ऊपर विचार रखे। इन्हीं के विचारों को आगे बढ़ाया इमैनुअल कांट ने, जिन्होंने भव्य राशि परिकल्पना दी। कब दी? 1755 में दी। और कांट की बातों को आगे संशोधित किया लाप्लास ने, निहारिका परिकल्पना दी और 1796 में अपनी परिकल्पना इन्होंने वहां पे दी। अब हम बात करते हैं कांट की भव्य राशि परिकल्पना ने। जर्मनी के दार्शनिक थे इमैनुअल कांट। 1755 में इन्होंने न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियमों के आधार पर बात की कि जो ब्रह्मांड में जो पृथ्वी की उत्पत्ति हुई या ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, वो बोलता है कि ब्रह्मांड में पहले से ही आद्य पदार्थ या डार्क मटेरियल क्या था? बिखरा हुआ था। इस चित्र में आप देखिए, वो बोलता है कि पहले से ही आद्य पदार्थ वहां पर बिखरा हुआ था। और यह आद्य पदार्थ कैसा था? कठोर था, शीतल था और गतिहीन था। यह पहले से ही क्या था? कठोर था, रिजिड था, शीतल था, ठंडा था और गतिहीन था। इनमें कोई भी गति नहीं हुई। बोलता है जब कणों में आपसी टकराव हुआ, जब कण एक दूसरे के पास आने लगे तो कणों में आपस में क्या होने लगा? टकराव होने लगा। तो जब कण आपस में टकराने लगे तो एक निहारिका का आविर्भाव हुआ, जो निहारिका बनी, एक इस तरीके से निहारिका बनी और इसी निहारिका में तापमान का आविर्भाव हुआ। बोलता है कणों के आपस में टकराने की वजह से क्या हुआ? ताप के आविर्भाव के साथ यह जो नेबुला है, जो निहारिका है, यह घूमने लगी। और इसके आकार में क्या, पहले छोटी थी, बाद में ये जब कण आपस में टकराने लगे, इसमें तापमान आने लगा, ये घूमने लगी, तो ये घूमते 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 क्या हो गई? इसका आकार बढ़ने लगा। ऐसा कौन कह रहे हैं? इमैनुअल कांट का मानना था। बोलते हैं कि जिस कारण निहारिका की परिभ्रमण गति में वृद्धि होने लगी। तो बोल रहे हैं कि जैसे जैसे इसका आकार बढ़ा वैसे वैसे इसके घूमने की गति भी बढ़ने लगी। गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या हुआ? ऊष्मा एवं भ्रमण गति की उत्पत्ति हुई और छोटे छोटे कण मिलके क्या हो गए? बड़े कण में बदल गए, तो बड़े पिंडों में बदल गए। और अत्यधिक विशाल पिंड परिवर्तित होके फिर क्या हुआ? एक गैसीय पिंड निहारिका की उत्पत्ति हुई। इसी निहारिका से फिर बाहर यह निहारिका घूमने लगी और जब घूमते 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 इसमें बहुत तेज गति हो गई तो इससे कुछ छल्ले के तरीके से चीजें बाहर छटक गई। यही छल्ले क्या थे? यही छल्लों से अपकेंद्रीय बल के कारण यही छल्ले बाहर छटक गए और यही छल्ले बाद में क्या बने? ग्रह बने। और इन्हीं में से एक ग्रह क्या था? पृथ्वी था। ये बात हो गई किसकी? कांट की। कांट की ही बातों को संशोधित किया, उनमें चेंजेस किए किसने? लाप्लास ने। लाप्लास ने अपनी परिकल्पना दी 1796 में। उनकी एक पुस्तक थी द सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड। जर्मनी में उस पुस्तक का नाम था एक्सपोजिशन ड्यू सिस्टम ड्यू मुंडे। तो नेबुलर हाइपोथेसिस लेके लाप्लास आए। इन्होंने कुछ नहीं किया, कांट ने जो भी बातें की उन बातों को संशोधित किया, उन्हीं को पुनर्विचार किया उन्हीं बातों में, और जो कमियां उनको कांट के सिद्धांत में देखने को मिली उन कमियों पे काम किया। कांट के हम इसमें पहले इनकी जो कमी दिखी, इनको दिखी, वो बोला कि कणों में आपसी टकराव से भ्रमण गति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसा कांट ने बोला कि कण आपस में टकराए तो उससे भ्रमण गति पर प्रभाव पड़ा, ये बोलते हैं कि भ्रमण गति के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा कणों के आपसी टकराव से।
दूसरा ये बोलते हैं कि निहारिका के आकार में वृद्धि के साथ गति भी बढ़ती गई। ये बात किसने बोली थी? कांट ने, कि जैसे जैसे निहारिका में वृद्धि हुई, जैसे जैसे निहारिका बढ़ी, वैसे वैसे क्या हुआ कि उसकी निहारिका की गति भी बढ़ गई। ये कोणीय नियम के या कोणीय वेग का जो नियम होता है, यह उसके अगेंस्ट बात कर रहा था। कौन? कांट उसके अगेंस्ट में बात कर रहा था। जैसे जैसे किसी पिंड का आकार बढ़ता है तो उसकी गति में वृद्धि नहीं होती, बल्कि उसकी गति में कमी होती है। ऐसा कौन बोलता है? कोणीय आवेग का नियम बताता है। तो यह उसकी दूसरी कमी थी। इसी पे उसने बात की कि आकार में कमी जब होगी उससे गति बढ़ेगी, जबकि कांट ने बात की थी कि आकार बढ़ेगा, बढ़ता गया, उससे क्या होगी? गति में वृद्धि हुई। यह भी एक क्या थी? उसकी कमी थी। लाप्लास ने बोला कि अतीत काल से ब्रह्मांड में पहले से ही एक गतिशील एवं तप्त महापिंड था जो मंद गति से घूम रहा था। अब लाप्लास अपनी बातें रखने लग गया। लाप्लास की अब अपनी मान्यताएं शुरू हो गई। कह रहा है कि ब्रह्मांड में पहले से ही क्या था? एक निहारिका थी, एक तप्त गतिशील महापिंड था जो क्या था? बहुत मंद गति से घूम रहा था। इसी को इन्होंने क्या बोला? नेबुला बोला। इसी को इन्होंने नेबुला बोला। अब नेबुला में इन्होंने फिर क्या आगे क्या बोला? बोला निहारिका में गति के कारण विकिरण तथा ऊष्मा का ह्रास होने लगा। बोला यह निहारिका घूम रही थी, तो जैसे जैसे पहले मंद गति से घूम रही थी, तो जब ये घूम रही थी तो इससे क्या हुआ? ऊष्मा बाहर निकलने लगी, और जैसे जैसे इससे ऊष्मा बाहर निकलने लगी इस निहारिका के घूमने से, तो निहारिका क्या होने लगी? ठंडी होने लगी। तो ठंडी होने लगी तो निहारिका का बाह्य भाग, जो बाहरी हिस्सा था निहारिका का, बोलता है वो शीतल होने लगा, उसका बाहरी भाग ठंडा होने लगा। जिससे क्या हुआ? निरंतर इसके ठंडा होने से, लगातार इसके ठंडा होने से निहारिका का आकार क्या होने लगा? छोटा होने लगा। तो जैसे जैसे निहारिका का आकार छोटे होने लगा तो इसके आयतन में कमी आने लगी, जिससे क्या हुआ? निहारिका की गति निरंतर बढ़ती गई। ये कुछ नहीं कह रहा था लाप्लास, सिर्फ और सिर्फ कांट की बातों को रिवर्स फॉर्म में बोल रहा था। उसकी जो भी बातें कांट ने कही थी उन सारी बातों को विपरीत वे में बोल रहा था। कांट ने बोला जैसे जैसे आकार बढ़ा वैसे वैसे क्या हुआ? गति बढ़ी। ये बोल रहा है जैसे जैसे आकार छोटा हो रहा है वैसे वैसे गति बढ़ रही है, जिसकी वजह से ये बोलता है कि एक समय ऐसा आया कि यह बहुत ज़्यादा संकुचित हो गई यह निहारिका, और संकुचित इतनी ज़्यादा हो गई कि इससे अपकेंद्रीय बल से बाहर की तरफ छल्ले निकलने लगे। और यही छल्ले क्या कहलाए? यही छल्ले थे भारहीन होने लगे और मध्य भाग में उभार से केंद्र से बाहर की ओर छिटकने लगे, और इन्हीं से क्या बने? ग्रह बने, उपग्रह बने, क्षुद्र ग्रह बने, धूमकेतु बने, उल्कापिंड बने, जो भी बने वो सब इन्हीं से बने। ये थी अद्वैतवादी संकल्पना। इसके बाद पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जो अगली संकल्पनाएं आई वो आई द्वैतवादी परिकल्पना, जिनको ड्यूलिस्टिक हाइपोथेसिस के नाम से भी जाना जाता है। तो ड्यूलिस्टिक हाइपोथेसिस का मानना था कि इसी को कि पृथ्वी की उत्पत्ति दो या दो से अधिक तारों से हुई। इस परिकल्पना को बाइपैटर्नल हाइपोथेसिस भी कहा जाता है। इसमें सबसे पहले काम किया चैम्बरलिन और मोल्टन ने 1905 में। इन्होंने दी ग्रहाणु परिकल्पना। 1919 में जेम्स जीन्स ने ज्वारीय परिकल्पना दी, जिसको 1929 में जेफरीज ने संशोधित किया। रसेल की द्वैतारिक परिकल्पना आई। होयल एवं लिटिलटन की अभिनव तारा धूल परिकल्पना आई, और अभिनव तारा परिकल्पना आई होयल और लिटिलटन की 1939 में, और ऑटो स्मिथ की अंतर तारक धूल परिकल्पना 1943 में आई। इससे पहले बिग बैंग थ्योरी आ चुकी थी इन 1927 में। चलिए हम बात करते हैं चैम्बरलिन और मोल्टन ने 1905 में क्या कहा। इन्होंने ग्रहाणु परिकल्पना दी 1905 में। तो इस परिकल्पना के आधार पर क्या हुआ? ग्रहों का निर्माण तप्त गैसीय निहारिका से नहीं वरन
ठोस पिंड से हुआ ये मानते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार क्या हुआ, पृथ्वी की उत्पत्ति दो तारों से हुई। बोलता है एक सूर्य था और एक साथी तारा था। क्या था, सूर्य जब अपनी कक्षा पर घूम रहा था तो उसी समय क्या आया, इसके बगल से एक साथी तारा गुजरा। इसके बगल से जब एक साथी तारा गुजरा तो इसने, साथी तारे ने क्या किया, सूर्य के वायुमंडल से एक सिगार की तरह की आकृति को खींच दिया अपनी ओर। अब इसने खींच तो दिया, लेकिन इसकी गति क्या थी, बहुत तेज थी और बहुत तेज गति से आगे निकल रहा था। भ्रमण गति के अनुसार बहुत तेज गति से भाग रहा था। तो सूरज इसकी भ्रमण गति के क्या था, बिल्कुल सूर्य जो था इसकी भ्रमण गति को नहीं पकड़ पा रहा था। मीन्स यह बहुत तेज गति से घूम रहा था और सूर्य के पास से निकला तो बहुत तेज गति से ये सूर्य के पास से आगे बढ़ रहा था। तो सूर्य के पास से इसने फिलामेंट बाहर निकाल दिया। यही फिलामेंट इसकी गति को, ये गति के साथ इसी के साथ आगे नहीं जा पाए तो ये यहाँ बीच में लटके रहे। इन्हीं के लटकने से क्या हुआ, ये धीरे धीरे यही जो सिगार जैसी आकृति थी इसी में क्या होने लगा, संघनन होने लगा। और यही संघनन आगे चल के सूर्य के चारों ओर क्या करने लगे, परिक्रमा करने लगे और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के अधीन आ गए। तो इसी से हुए जो वर्तमान के ग्रहों के हम पैटर्न देखते हैं तो हमको इस तरीके से भी देखने को मिलता है कि सूर्य के पास बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है। उसके बाद बड़े ग्रह शुरू हो जाते हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो ये इस तरीके से एक पैटर्न हमको देखने को मिलता है जो इस बात की पुष्टि लगभग करता भी है। इसके बाद जेम्स जीन्स ने ज्वारीय परिकल्पना दी। कब दी, 1919 में। इन्हीं की परिकल्पना को जेफरीज ने 1929 में संशोधित किया। इनके अनुसार सौरमंडल की उत्पत्ति सूर्य एवं अन्य तारे के संयोग से हुई। सूर्य क्या था, स्थिर अवस्था में था, जबकि जो अन्य तारा था वो अपनी कक्षा में घूम रहा था। गतिमान स्थिति होने के कारण जब साथी तारा सूर्य के निकट आया तो साथी तारे का क्या हुआ, अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण के कारण उसने एक फिलामेंट जैसी स्थिति, फिर से यही है, ये सूरज था अपनी गति पे, यह जो साथी तारा था यह अपनी गति में, परिभ्रमण गति में घूम रहा था। यह क्या हुआ, जब सूरज के पास आया तो सूरज से इसने एक फिलामेंट को बाहर खींच दिया। यू कैन सी इन दिस फिगर। इसने जब फिलामेंट जैसे आकृति को बाहर खींचा तो यहाँ पर सूरज था, ये लगा रहा था चक्कर, बाहर खींच दिया और ये अपनी कक्षा में क्या हुआ, ये आगे बढ़ गया। अब ये जो फिलामेंट था ये इसके साथ ही नहीं जा पाया तो ये बीच में लटकता रहा और यही बीच में लटकने से ही इन्हीं में बाद में संघनन हुआ और यही बाद में क्या बने, ग्रह बने, उपग्रह बने, क्षुद्र ग्रह बने, उल्का पिंड बने। इन्हीं सब चीज़ों से उन सब का क्या हुआ, निर्माण हुआ, आविर्भाव हुआ। ऐसा जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना में बोला गया। इसी को जब क्या किया, 1929 में जेफरीज ने क्या किया, इसको संशोधित किया। तो जेफरीज बोलता था एक सूरज था और दो अन्य तारे थे। अब इसने एक और अलग बात की, इसने बोला एक तो सूरज था और दो अन्य तारे थे। इन तारों में क्या हुआ, जब दूसरा तारा सूर्य का साथी तारा था जो, और जबकि जो तीसरा तारा था वो उनकी कक्षा में आगे बढ़ा। तो जैसे एक यह सूरज का साथी तारा था, यह इसके कक्षा में आगे बढ़ रहा था। तो जब यह इसकी कक्षा में आगे बढ़ा तो ये दो तारे आपस में टकरा गए। इन दो तारों के आपस में टकराने से क्या हुआ, इस एक तारे में बहुत बड़ा विस्फोट हुआ। विस्फोट हुआ जिससे क्या हुआ, विस्फोट से यहाँ पे ये कण छिटक गए। तो कण यहाँ पर जब छिटक गए, आकाश में बिखर गए, उसके बाद क्या हुआ, इन्हीं कणों में संघनन हुआ और इन्हीं कणों से ग्रह और उपग्रहों की उत्पत्ति हुई। ऐसा मानना था किसका, जेफरीज का, जिन्होंने जेम्स जीन्स की जो ज्वारीय परिकल्पना थी उसको क्या किया था, संशोधित किया था। इसके बाद नए विचार दिए किसने, रसेल की द्वैतारक परिकल्पना ने। अब रसेल ने क्या बोला, NH रसेल एक अमेरिकी विद्वान थे, वैज्ञानिक थे। इन्होंने द्वैतारक परिकल्पना जो बाइनरी हाइपोथेसिस दी उसमें बोला एक सूर्य था और दो अन्य तारे थे।
अब इसमें क्या ये बोलता है कि एक साथी तारा सूर्य की परिक्रमा कर रहा था। ये सूर्य है और यह साथी तारा है जो क्या कर रहा है, सूरज की परिक्रमा कर रहा है। बाद में क्या हुआ, एक विशालकाय दूसरा तारा इनके संपर्क में आया। यह एक दूसरा तारा है, बड़ा सा तारा जो इनके संपर्क में आया। इससे क्या हुआ, किंतु उसकी परिक्रमा की दिशा विपरीत थी। ये तो इधर घूम रहे थे इस तरीके से, और आप इसको देखिए, ये इस तरीके से घूम रहा है, जबकि ये जो साथी तारा है यह इस तरीके से घूम रहा है। तो दोनों तारों के आपस में आकर्षण बल में वृद्धि होने से क्या हुआ, सूर्य से विशालकाय तारे की अधिक दूरी के कारण कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन साथी तारे से अब क्या हुआ, देखो ये क्या कह रहा है, सूरज था, सूरज पे तो इसका कोई भी प्रभाव देखने को नहीं मिला, लेकिन यह जो साथी तारा था यह इस बड़े तारे के पास था, तो इसने यहाँ से निकाल दिया फिलामेंट, अपना बढ़ गया इस दिशा में और यह बढ़ गया इस दिशा में, फिलामेंट बीच में लटकता रहा। यह फिलामेंट जो बीच में लटकता रहा, यही बाद में क्या बने, ग्रह बने, यही उपग्रह बने, क्षुद्र ग्रह बने, यही फिर सूरज के क्या लगाने लगे, चक्कर लगाने लगे। इसी से सोलर सिस्टम की उत्पत्ति हुई, ऐसा मानना था रसेल की द्वैतारक परिकल्पना में। इसके बाद काम किया होयल एवं लिटिलटन ने। होयल और लिटिलटन कहाँ के थे, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के दो विद्वान थे, जिन्होंने 1939 में, ठीक है, अभिनव तारा परिकल्पना का प्रतिपादन किया। अब इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि ग्रहों की उत्पत्ति 3 तारों से हुई है, एक तो सूर्य है और 2 साथी तारे हैं, सन आपको दिख रहा है और 2 साथी तारे आपको दिख रहे हैं। ये बोलते हैं कि साथी तारे में हाइड्रोजन समाप्त हो गया, इस एक तारे में क्या हुआ, इसका हाइड्रोजन समाप्त हो गया। इसमें जब बोलता है कि जब इसमें हाइड्रोजन समाप्त हो गया तो इसमें क्या हुआ, नाभिकीय विखंडन, ठीक है। तो नाभिकीय विखंडन से क्या हुआ, इसमें बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, इस साथी तारे में बहुत बड़ा विस्फोट हुआ। विस्फोट की वजह से क्या हुआ कि जो यह अन्य साथी तारा था, जो यह तारा था, इसने इसको बाहर फेंक दिया, इसने सूर्य के आकर्षण शक्ति से इसको बाहर फेंक दिया। अब इसमें विस्फोट हुआ तो इसके कण यहाँ पे ही छिटके रहे, ठीक है। इसको तो बाहर फेंक दिया, हाइड्रोजन की कमी से, हाइड्रोजन जब इस तारे में कम होने लगी तो यहाँ पर हुआ विस्फोट। विस्फोट से इसने क्या किया, इस साथी तारे को इसके सूर्य की आकर्षण शक्ति से बाहर फेंक दिया, और यहाँ पे जो इसके विस्फोट के कण थे ये यहीं पर लटकते रहे, सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के अधीन हुए और अंततः सूर्य के चक्कर लगाने लगे। इसी से जन्म हुआ किसका, सोलर सिस्टम का। कौन बोलता है, होयल और लिटिलटन बोलते हैं। कहाँ के थे, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के थे, ठीक है। कौन सी परिकल्पना दी, अभिनव तारा धूल परिकल्पना दी। कब दी, 1939 में दी, ठीक है। इसके बाद ऑटो स्मिथ की अंतर तारक धूल परिकल्पना आई। ऑटो स्मिथ कहाँ के थे, रूसी वैज्ञानिक थे। 1943 में इन्होंने अंतर तारक धूल परिकल्पना का प्रतिपादन किया। इनके अनुसार ग्रहों की उत्पत्ति गैस व धूल के कणों से ही हुई है। ये बोलते हैं कि जब सूर्य आकाशगंगा के करीब से गुजर रहा था तब उसमें आपसी आकर्षण से कुछ गैस, मेघ, धूल के कणों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया, जो सामूहिक रूप से सूर्य की परिक्रमा करने लगी, और इन्हीं से सूर्य और अन्य ग्रहों की उत्पत्ति हुई। जैसे बोल रहा है कि ये आकाशगंगा है, इस आकाशगंगा में सूर्य क्या लगा रहा है, इस आकाशगंगा के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। तो जब सूर्य इस आकाशगंगा के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, बोल रहा है सूर्य अपने साथ यहाँ से क्या खींच लाया, कुछ गैस, मेघ, धूल के कणों को अपने साथ खींच लाया, और अपने क्या किया, अपने गुरुत्वाकर्षण शक्ति के अधीन ही उनको रखा, और उन्हीं जब उसी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के अधीन वो कण रहे तो उन्हीं से ग्रहों और उपग्रहों की उत्पत्ति हुई। ऐसा मानना था किसका, ऑटो स्मिथ का। ये सारी परिकल्पनाएं थी, लेकिन इसके बाद, इन सब के बाद या इसी दौरान एक बहुत बड़ा सिद्धांत भूगोल के क्षेत्र में आया, ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर आया। वह सिद्धांत था महाविस्फोटक सिद्धांत, जिसको द बिग बैंग थ्योरी के नाम से जाना जाता है।
1927 में बेल्जियम के एक विद्वान थे जॉर्ज लेमेट्रे, उन्होंने सबसे पहली बार द बिग बैंग थ्योरी की बात की। इसी बिग बैंग थ्योरी को बोलते हैं एक्सपेंडिंग यूनिवर्स थ्योरी हाइपोथेसिस। ठीक है, एक्सपेंडिंग यूनिवर्स, विस्तारित ब्रह्मांड की परिकल्पना बोलते हैं कि ब्रह्मांड फैल रहा है। 1920 में जब एडविन हबल जब अपनी टेलीस्कोप से ब्रह्मांड को देख रहा था, तो उसने देखा कि ब्रह्मांड तो लगातार फैल रहा है। ब्रह्मांड में लगातार जब फैलाव उसने देखा, तो उसने ये दिमाग लगाया कि कभी ना कभी ऐसा रहा होगा कि यह पूरा जो फैलाव है यह कभी न कभी एक ऐसे बिंदु पे संघनित रहा होगा जहाँ से इसमें फैलाव उसके बाद शुरू हुआ। तो उससे पहले उसने क्या किया, तो वो समय में आगे नहीं गया, तो वो समय में पीछे आने लगा। तो इसी बात का अध्ययन किया जॉर्ज लेमेट्रे ने। तो ये समय में क्या आए, पीछे आए। इसको आप लोग अपने घर पे एक उदाहरण कर सकते हैं। आप एक गुब्बारा लीजिए, उस गुब्बारा पे कुछ बिंदु लगा दीजिए, कुछ पॉइंट्स लगा दीजिए। अब इस गुब्बारा में आप एयर ब्लो कीजिए, हवा इसके अंदर भरिए आप। तो जब यह गुब्बारा फूलने लगेगा, तो इन कणों को आप देखोगे, जो भी डॉट आपने लगाए थे इनको आप देखोगे कि ये फैलने लगेंगे। तो यही फैलाव था किसमें, हमारे ब्रह्मांड में भी इसी तरीके का फैलाव था। तो जब समय में आगे नहीं जाके समय में पीछे आए, तो इन्होंने देखा कि आज से लगभग 13.7 अरब पहले यह संपूर्ण ब्रह्मांड किस पे था, एक बिंदु पे संकेंद्रित था। इसी बिंदु को इन्होंने बोला विलक्षणता, इसी बिंदु को इन्होंने बोला सिंगुलैरिटी। बोला इस सिंगुलैरिटी में, यह इस विलक्षणता में क्या था, अत्यंत तापमान और अत्यंत घनत्व का, ताप प्लस घनत्व, अत्यधिक ताप और घनत्व का यह बिंदु था, जिसको इन्होंने क्या बोला, विलक्षणता बोला, जिसको इन्होंने सिंगुलैरिटी बोला। इसका आयतन क्या था, आयतन बहुत कम था। बहुत कम आयतन में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे क्या था इसका घनत्व था। यह अत्यधिक घनत्व, अत्यधिक तापमान का बिंदु था, जिसको सिंगुलैरिटी बोला आज से लगभग 13.7 अरब पहले इसमें एक विस्फोट हुआ। इस विस्फोट से क्या हुआ, यहाँ से चीज़ें फैलनी शुरू हुई, और जैसे जैसे यहाँ से चीज़ें फैलनी शुरू हुई, वैसे वैसे यह ब्रह्मांड लगातार क्या होता रहा, एक्सपेंड होता रहा। तो यहाँ से चीज़ों की शुरुआत हुई। तो होप आप लोगों को पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंधित ये जो सिद्धांत थे, ये जो हाइपोथेसिस थी, अद्वैतवादी सिद्धांत जो हाइपोथेसिस थी, द्वैतवादी हाइपोथेसिस थी, महाविस्फोटक सिद्धांत जो था, ये सारी बातों का एक ओवरव्यू मिला होगा कि किस तरीके से हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है, किस तरीके से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। तो महाविस्फोटक सिद्धांत यह सिर्फ पृथ्वी की उत्पत्ति की बात नहीं करता है, यह बात करता है किसकी, ब्रह्मांड की। यह बात करता है ब्रह्मांड के उत्पत्ति की, यह बात करता है तारे की उत्पत्ति की, यह बात करता है कि प्रकाश कहाँ से विद्यमान हुआ, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ये कहाँ से आए, किस तरीके से आज भी यह फैल रहा है और किस तरीके से आगे यह फैलता हुआ हमको लगातार देखने को मिल रहा है। इन सारी बातों का अध्ययन महाविस्फोटक सिद्धांत के अंतर्गत हुआ। तो यहीं से पृथ्वी की जो उत्पत्ति के संबंधित जो भी कन्फ्यूजन था लोगों के अंतर्गत, उन सारे कन्फ्यूजन को इसने क्लियर आउट किया, इसने पूरा एक तरीके से बताया और फिगर आउट किया कि पृथ्वी की उत्पत्ति इन इन तरीकों से हुई है। तो होप आप लोगों ने यह सेशन एंजॉय किया होगा। इससे आगे का सेशन हम अपनी अगली कक्षाओं में करेंगे, अगली उसमें बात करेंगे कि किस तरीके से पृथ्वी के जो स्थलमंडल की उत्पत्ति हुई, किस तरीके से महाद्वीप, जीवन, किस समय पर जीवन की उत्पत्ति हुई, किस समय पे स्थलमंडल की उत्पत्ति हुई, किस तरीके से पृथ्वी में और सारी चीज़ों का इवॉल्व हुआ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस तरीके से है, क्या क्या है, कोर क्या है, मेंटल क्या है, या फिर उसकी जो क्रस्ट है वो क्या है, किस तरीके से इन सब बातों का अध्ययन किया जाता है।
तो इन सब के ऊपर हम अपनी आने वाली कक्षाओं में बात करेंगे। तो होप आप लोगों ने ये सेशन एंजॉय किया होगा। तो इससे आगे की बात हम अपनी अगली कक्षाओं में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।